बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर दैट वाज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसको शुरू करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, पहली वीडियो होगी। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, इस चैप्टर की आउटलाइन बताऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो है वो पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का बनता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री कह ले या इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कह ले, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या आप इसे बेटा बायो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन सी मेन हेडिंग्स है जो इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहली मेरा बेटा आ जाती यहाँ इंट्रोडक्शन। बायो मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि व्हाट आर बायो मॉलिक्यूल्स, कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री को आप किस तरह डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म की जो दो सब कैटेगरी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप एक नोटबुक पर इसको लिखते जाइए, आपके नोट्स बनेंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपके आगे तमाम तक जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेटाबॉलिज्म की जो दो कैटेगरी है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, वो हम पहली वीडियो में इसी वीडियो में देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम ये बातें देखेंगे। फिर हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की तरफ जाएंगे कि कार्बन की वो क्या अहमियत है, क्या वो मेन इसमें फीचर्स है जिसकी वजह से कार्बन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इसी के साथ साथ वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वाटर में पाई जाती है जो बहुत अहम है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ। तो हम दोनों के मेन जो पॉइंट्स बनते हैं उनको देखेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट हम एक बहुत ही फेमस टॉपिक जो कि और बहुत ही अहम बायोमॉलिक्यूल है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक अहम बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्लासेस जिसमें मोनोसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, हम इनको देखेंगे। फिर हम लिपिड्स की तरफ जाएंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स की जो क्लासेस है, एसाइल ग्लिसराइल, उसके बाद टर्पिनॉइड्स, वैक्सीज, हम इनको भी देखेंगे एक अलग वीडियो में। इसी तरह हम प्रोटीन्स को देखेंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटीन्स के बारे में जो पॉइंट्स, प्रोटीन्स की डेफिनेशन, प्रोटीन्स में हम इसकी जो लेवल्स बनते हैं, प्राइमरी लेवल्स, सेकेंडरी लेवल्स, टर्शियरी लेवल्स और जो क्वार्टरनरी लेवल्स है उसको देखेंगे। और फिर हम जो है वो आगे बढ़कर आगे जाएंगे इसके जो दोनों में डिफरेंट फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट चीज़ बेटा आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की हेडिंग में हम डीएनए और आरएनए को देखेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या है, आरएनए की क्लासेस कौन कौन सी है। आखिर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, इनकी जो मेन एग्जांपल्स। ये इस चैप्टर की आउटलाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये आपकी एज अ बेस बनेगी। जोन से मैं पॉइंट आपको बताऊंगा अगली वीडियो में या जो भी चैप्टर में आपको स्टडी करवाऊंगा, आप उसको वन बाय वन जो है वो नोट डाउन करते रहें। ये आपके जो है वो नोट्स बन जाएंगे। एक सेपरेट रजिस्टर ले, वहाँ जो है वो इसको आप लिखना शुरू कर दें। फिर हम इस चैप्टर में मैं एक और पॉइंट बताऊं, जब आप पीटीबी पंजाब बोर्ड का पेपर हल करेंगे तो इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यूज आएगा। ये आपने याद रखना है। गुज़श्ता 4-5 सालों से जो पेपर स्कीम है, हर साल आखिर पर जो है वो एक पेपर स्कीम होती है और ये फिक्स रह रही है बायोलॉजी में। तो उसके मुताबिक एमसीक्यूज यहाँ से एक आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आता है। यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिस तरह इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आ गया, या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, उसका पेयर चैप्टर नंबर 2+8, जो 8वां चैप्टर ना आपका वो फंजाई वाला, उसके साथ उसका पेयर बनता है। इससे अगली जो चीज़ आती है
वो हमारे पास यहाँ आएगी। ये कि एंट्री टेस्ट में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। ये वाला चैप्टर एंट्री टेस्ट में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। आगे जाकर आप एमडी कैट देंगे, एम कैट देंगे, यूएफ का टेस्ट देंगे, या बाकी जितने भी एंट्री टेस्ट होंगे, जहाँ कहीं भी एंट्री टेस्ट होगा उसमें ये बहुत अहम है आपके सेकंड ईयर के बाद। तो ये अहम चैप्टर है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। इंशाल्लाह मैं तमाम वो पॉइंट कवर करवा दूंगा जो आपके लिए अहम है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मुकम्मल ये जो आपका कोर्स है बायो का, ये इंशाल्लाह कवर होगा। ये मेरा पहली वीडियो है बायोमॉलिक्यूल्स के ख़िलाफ़, तो इसको हम कवर करते हैं। जो पॉइंट बताऊंगा प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, या जो है वो आप सेव कर लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। आप एक जर जो है वो रजिस्टर बन जाएगा। ये कुछ पॉइंटें थे ताकि आपकी बेस बन जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें को देखना है इस चैप्टर में। अब हम आगाज़ करते हैं प्रॉपरली। देखिए, हमारी बुक में पहला जो पॉइंट कवर किया गया है बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बुक लिखती है विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, आप इसको नोट डाउन कर लें कि बायोलॉजी की वो ब्रांच बेटा जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को देखते हैं, जिसमें जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फिर ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, इंजाइम्स, इनको स्टडी करना। उसके साथ साथ इनके ज़रिए जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस रिज़ल्ट आते हैं उनको देखना, उनकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब अगर आपको बायोकेमिस्ट्री की स्टडी अगर हम कर लें, बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर ले, तो हम बहुत इजीली अनाटमी और फिज़ोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनाटमी किसे कहते बेटा? अनाटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। कोई भी बॉडी आर्गन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली। इसी तरह उस आर्गन का जो फंक्शन है मेन, उसे फिज़ोलॉजी कहते, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें बायोकेमिस्ट्री की समझ लग जाए। असल में बायोमॉलिक्यूल, इसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बेसिक से एडवांस। आपको ये बात पता है कि हमारे पास सेल मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बनती है, ठीक है जी। और इससे भी अगर पीछे आए तो एटम जब मिलते थे तो मॉलिक्यूल्स बनता था। तो आपको ये तमाम चीज़ें पता है, एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, मॉलिक्यूल से फिर सेल, और सेल से ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली से ऑर्गन सिस्टम वगैरह। तो अगर हम ये मॉलिक्यूल्स असल में बेस बना रहे हैं किसकी? एक ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की। तो अगर हमें उसकी बेस ही पता लग गई, और बेस हमें कौन बताता है? बायोकेमिस्ट्री बताती है। बायोकेमिस्ट्री हमें स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक सबसे सब लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से हम इजीली अनाटमी और फिजियोलॉजी भी समझ सकते हैं किसी ऑर्गन की। ये 2 पॉइंट है, आप इसको इसी तरह लिख लें। इसके नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट चीज़ में हमारे पास यहाँ आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए, हमारी बुक में ये नहीं लिखा, डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी, लेकिन आपको आनी चाहिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि बायोमॉलिक्यूल होते क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी जो वेरियस मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, NaCl है, बहुत से साल्ट है, लिपिड्स, दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है हमारी बुक में, चूँकि इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या वेरियस मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसे बायोमॉलिक्यूल्स हम कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें, ये आप लिख लें, ये आपके लिए हेल्पफुल है। फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या सारे ही ऑर्गेनिक है? जब भी आप बायो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद लगता है ये ऑर्गेनिक है। तो देखें,
बायोमालिक्यूल्स को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। हमारे अंदर बहुत से मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन मालिक्यूल्स को बायोमालिक्यूल्स कहते हैं। हम इन बायोमालिक्यूल्स को हम ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक बायोमालिक्यूल्स वो है जिसमें सी और एच का होना असेंशियल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह, जिनमें सी और एच का असेंशियल होना ज़रूरी नहीं है, तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास वाटर आ जाता है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दीज आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, जबकि वाटर, साल्ट्स, एसिड, बेसिस वो इनऑर्गेनिक है। दोबारा सुन ले, ये कार्बोहाइड्रेट्स लिख ले, इसके नीचे लिख ले, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड्स वगैरह, दीज आर ऑर्गेनिक। और जो हमारे पास वाटर है, एसिड है, साल्ट, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड्स कह ले। ये बात आपको आनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया इसकी एग्जांपल का। दूसरा पॉइंट ये देखें कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन, इनऑर्गेनिक का जो मकदार है किसी भी जानदार में ज़्यादा होती है। वाटर इनऑर्गेनिक है और इसकी मकदार ज़्यादा है किसी भी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की निस्बत। दूसरा, इसकी बायोमॉलिक्यूल्स को एक और तरह हम डिफ़ाइन करते हैं और वो डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और वेट। जिसका स्ट्रक्चर जितना सिंपल होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उतना कम होगा, जिसका स्ट्रक्चर जितना कम्प्लेक्स होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा। इन दोनों बेसिस पर, इस बेस पर हम इसे क्लासिफाई करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये जो कन्फ्यूज़न आती है ये क्या क्या है तो उसकी क्लियर हो जाए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। तो इस वजह से हम इसे मोनोमेरिक भी कह सकते हैं। सिंगल वर्ड डेफिनेशन इसकी ये होगी कि दीज आर मोनोमेरिक। नेक्स्ट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो बिग, जो ज़्यादा ज़रा हाई कंटेंट में हो, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिपीटेटिंग यूनिट, दैट इज पॉलीमर। तो बेसिकली जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है दीज आर मोनोमर और मैक्रोमॉलिक्यूल्स दीज आर पॉलीमर। अब ग्लूकोज इज़ अ मोनोमर या माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास स्टार्च, ग्लूकाजन और सेलुलोज बनते हैं। अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती है। न्यूक्लिक एसिड जब मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये जो भी पॉइंट मैं आपको स्लाइड पर स्टडी करवा रहा हूँ ये अहम है, प्लीज़ इसे ऐसे ही नोट करते जाएं, ये अहम है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है दैट वाज मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं और रिएक्शन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, कीमियाई तब्दीली से क्या होता है, बाहर हम कुछ सब्सटेंसेस बाहर से लेते हैं और यूज़फुल जो इनमें से होती है वो इस्तेमाल करके बाकी को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है, दीज आर ऑल द केमिकल रिएक्शन, तमाम कीमियाई तब्दीलियाँ जो एक बॉडी में या एक सेल में हो रही होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म कहते हैं या डेफिनेशन इस तरह भी हम कर सकते हैं कि सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, यानी कि बहुत से हमारी बॉडी में, कैटाबॉलिक से क्या मुराद है, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें जो लार्ज प्रोडक्ट्स, जो लार्ज चीज़ें हैं ना वो टूट कर स्मॉल में जा रही होती है और स्मॉल जा रही होती है उससे कैटाबॉलिक, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें स्मॉल लार्ज में जा रहे होते हैं। हम इसे आगे देख सकते हैं। फिलहाल आप यही डेफिनेशन रखें कि जितने भी कीमियाई तब्दीलियाँ जो एक सेल में होती है उसे हम जो है वो मेटाबॉलिज्म कलेक्टिवली कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ यही बात है जो मैंने आपको बताई कि एक ऑर्गेनिज़म्स जो है उसकी वो मेनली डिपेंड कर रहा होता है, अगर उसने ज़िंदा रहना है वो कुछ सब्सटेंसेस बाहर से ले और अपने सराउंडिंग से ले और उसे यूज़ करे,
ताकि वो ज़िंदा रह सके। यही बातें फॉर दिस रीज़न सेल ऑफ हर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस लेता है बाहर से और उसकी वजह से कीमियाई तब्दीलियाँ आती है और बिल्डिंग न्यू स्ट्रक्चर मटीरियल्स ऑब्टेनिंग। ये आप लिख लें। वैसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, वो पूछ लेता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, आप उसको डिफ़ाइन कर दें और साथ ही साथ जो है वो आप जो है वो क्या लिखेंगे, आप जो है उसके साथ साथ ये आपसे पूछा जा सकता है। ये अहम शॉर्ट है, यहाँ से यही अहम शॉर्ट है। इंशाल्लाह ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि एफएससी में कौन कौन से अहम शॉर्ट बन सकते हैं। बाकी आपने स्टडी तमाम करना है, जो बुक पर लिखा है उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये आपको हर चीज़ का हाउ वाई के आंसर आप कर सकें। एनाबलिज्म क्या है? एना का मतलब होता है आप, ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा कीमियाई तब्दीली है जिसमें बेटा कम्प्लेक्स मालिक्यूल यानी कि सिंपल मालिक्यूल जुड़ेंगे और उससे लार्ज मालिक्यूल्स बनता है। इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जिस तरह आप फोटोसिंथेसिस को देख लें, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, ये मिलते हैं और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का मालिकुलर वेट भी ज़्यादा, ग्लूकोज मैक्रो मालिक्यूल्स पॉलीमर और वो जो है वो उसका जो है वो मालिकुलर वेट ज़्यादा, यानी कि फोटोसिंथेसिस में स्मॉल मालिक्यूल्स मिलते हैं, लार्ज बनता है। इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और उसके इसके रिज़ल्ट में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। देखिए ये शॉर्ट आएगा, आप जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं आप टेबल की फॉर्म में से लिख लें। ये बुक का मैंने निचोड़ लिखा है, आपकी जो किताब है उसका निचोड़ लिखा हुआ। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर था, पहली वीडियो थी बायोमॉलिक्यूल्स के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को देखेंगे और इस तरह ये हमारा चैप्टर जो है वो ऑनवर्ड जाता रहेगा। इंशाल्लाह जो मैं पॉइंट बताऊंगा आप तमाम जो है वो उसको नोट डाउन करें और ये आपके लिए अहम भी होंगे। आपने लाजमी जो है वो नोट्स बनाने हैं, एक सोर्स को फॉलो करें और नोट्स बनाते जाए। इंशाल्लाह तमाम पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे। पहले ये लेक्चर लें, इसको नोट करें, उसको नोट करने के बाद रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करने के बाद किताब से फिर आप जो है वो स्टडी करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।